टू द डोसेक। अब हम स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो मिडाइवल इंडिया है उसको आप दो भागों में बांट करके पढ़ सकते हो। उसके जैसा कि आपको पता है कि 650 एडी के बाद से मध्यकालीन भारत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जो मुख्य रूप से मध्यकालीन भारत प्रारंभ होता है 1206 एडी से। तो इसको दो भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। ईयरली मिडाइवल पीरियड 650 एडी से 1206 एडी के बीच में, और फिर दूसरा फेज आएगा 1206 एडी के बाद का मध्यकालीन भारत। तो आज मैं ईयरली मिडाइवल पीरियड को बताने जा रहा हूँ, 650 एडी से 1206 एडी के बीच में। यहाँ पर मध्यकालीन इतिहास बहुत कम समय में आपको होलिस्टिक वे में मिल जाएगा, मतलब रिवीजन पर्पज से बहुत बेस्ट होने वाला है। अदरवाइज भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत कम समय में आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे रिवीजन के तौर पर। तो ये यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरुआती फेज, मिडाइवल पीरियड में जाने से पहले उसका शुरुआती फेज जो होता है ईयरली मिडाइवल पीरियड, वहाँ से बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हर्षवर्धन के टाइम से ही पावर सेंटर बदल चुका है। पावर सेंटर पाटलिपुत्रा से चेंज करके कन्नौज की ओर जा चुका है। तो जो भी युद्ध आगे होंगे उन सब का मकसद होगा कन्नौज और नॉर्थ इंडिया को ऑक्युपाई करना। तो हम पहले नॉर्थ इंडिया को डिस्कस करते हैं, फिर साउथ इंडिया को डिस्कशन करेंगे। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे त्रिकोणीय संघर्ष को, ट्रिपार्टी स्ट्रगल को, जिसके अंदर हम पाल देखेंगे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में। फिर साउथ इंडिया में जाएंगे जो कि 900 एडी से 1200 एडी के बीच का टाइम पीरियड होगा। इनमें चोला, चेरा, पांड्या, पल्लव और चालुक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो हम नॉर्थ इंडिया में चलते हैं। नॉर्थ इंडिया में जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए और नॉर्थ इंडिया पर अपना प्रभाव लाने के लिए, अपना कंट्रोल करने के लिए त्रिकोणीय संघर्ष होता है, जिसमें पाला जाते हैं। इसका टाइम पीरियड होता है 750 एडी से 1150 एडी तक रहता है। फिर प्रतिहारा 730 से 1036 एडी के बीच तक इसका टाइम पीरियड रहता है, और राष्ट्रकूटा 750 से 973 एडी के बीच में। पहले तो ये समझ लेते हैं तीनों कहाँ पर ये डोमिनेंस कर रहे हैं। तो इसको कैसे समझ सकते हो, एक डायग्राम से, जैसे मैं बता रहा हूँ। जैसे इंडिया का जो इंडिया है, इंडिया का ये हिस्सा आपको पता है, नदर्न साइड है ये, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये वाला रीजन नॉर्थ ईस्ट का रीजन, इस वाले रीजन में जहाँ बिहार बंगाल का रीजन पड़ता है, उस वाले रीजन में डोमिनेंस होता है पाल का। और इस वाले रीजन में राजस्थान और गुजरात जो नॉर्थ वेस्ट का रीजन है, इस नॉर्थ वेस्ट के रीजन में प्रतिहारा का डोमिनेंस होता है। वहीं साउथ वाले रीजन जो डेक्कन का रीजन है, उस डेक्कन में राष्ट्रकूटा का प्रभुत्व होता है। तो फिर से समझते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पाल, नॉर्थ वेस्ट में गुर्जर प्रतिहार, और डेक्कन वाले साउथ वाले रीजन में राष्ट्रकूट का। ये तीनों में संघर्ष होता है। इन तीनों को बीच में संघर्ष का मुख्य कारण है ये सेंटर जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज क्षेत्र है उनको कंट्रोल करना, क्योंकि पावर सेंटर के रूप में
कन्नौज वहाँ इम्पोर्टेंट हो गया है। तो 750 से 1000 एडी के बीच में बहुत सारे पावरफुल एम्पायर्स भी आए नॉर्थ इंडिया में और डेक्कन में भी, और सबका मकसद यही था कि हमें कन्नौज को या नदर्न पार्ट ऑफ कंट्री को हमें ऑक्युपाई करना है, अपना पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो पाल के बारे में। पाल के 3 रूलर के बारे में हम डिस्कस मुख्य रूप से करेंगे, जैसे गोपाल, धर्मपाल, देवपाल के बारे में। तो वन बाय हम डिस्कस करते हैं कि पाल वंश किस तरह से आगे बढ़ता है। पाल वंश की बात करें तो सबसे पहले उसके जो फाउंडर थे गोपाल, गोपाल की हम डिस्कशन करते हैं कि गोपाल को माना जाता है कि पाल वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि 750 एडी के टाइम में उस एरिया में मतलब आज जो मगध बंगाल का एरिया है उस वाले एरिया में एक एनार्की था, मतलब अराजकता फैली हुई थी, लोग असंतुष्ट थे, और उसको खत्म करने के लिए वहाँ के लोगों के द्वारा इसे किंग बनाया जाएगा। ये इलेक्टेड किंग था गोपाला, और इसने जैसे ही ये सत्ता में आता है, इलेक्टेड किंग बनते हैं, और वो बहुत सारे चीज़ों सुधार करता है। और गोपाल जो होते हैं वो देवभक्त होता है, स्पेशली बुद्धिस्ट होते हैं, बुद्धिस्ट को बहुत मानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गोपाल जो कि देवभक्त थे, और उसने बुद्धिस्ट को आगे बढ़ाने में भी बहुत बड़ा अपना रोल निभाता है। स्पेशली उदंतपुरी में मोनास्ट्री का निर्माण कराता है, मतलब बुद्ध धर्म के जो मठ होते हैं उस मठ का निर्माण कराता है उदंतपुरी अर्थात बिहार में आज का बिहार शरीफ। और साथ में इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि इसने मतलब पूरे बंगाल को यूनिफाई किया अपने कंट्रोल के दौरान, और यहाँ तक कि उसने मगध जो बिहार का रीजन है उस वाले को भी अपने अंदर लाने की कोशिश किया, और लाया भी। उसके बाद हम धर्मपाल के बारे में देखते हैं। धर्मपाल, जैसा कि हमें पता है कि उसका नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब उसके बेटे हैं, गोपाल के बेटे धर्मपाल। और धर्मपाल एक ऐसे राजा थे जिसने बहुत सारे काम किए। उसने स्पेशली कन्नौज पर ऑक्युपाई अल्टीमेटली कर ही लिया था, क्योंकि सबकी लड़ाई तो कन्नौज को प्राप्त करने की ही थी। और कन्नौज पर जब विजय प्राप्त कर लेता है, और साथ में कन्नौज में एक दरबार भी वो लगाता है, और वहाँ पर एक पपेट, कठपुतली राजा को इंस्टॉल करता है। उसका नाम होता है चरकरायुद्ध। उसको कन्नौज की गद्दी पर बैठा देता है, और इस तरह से कन्नौज पर अपना अपना जो परमाउंटेसी है वो प्रोक्लेम कर देता है। और इसी के जो त्रिपक्षीय युद्ध है, मुख्यतः पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में, उसमें पाल वंश के यही शासक, मतलब धर्मपाल ने ही पार्टिसिपेट किया। इसी के टाइम पीरियड में त्रिपक्षीय युद्ध होता है इन तीनों के बीच में, कन्नौज और नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करने को लेकर। लेकिन जैसे ही उसने कन्नौज पर अपना कंट्रोल करता है, उसको पपेट जो राजा होते हैं उनको गद्दी पर बैठाता है, लेकिन वो कन्नौज पर जो कंट्रोल किया था उसको कंसोलिडेट नहीं कर पाता है।
क्योंकि धर्मपाल का जो न्यूक्लियस था, मेन जो जहाँ पर वो खुद राज कर रहे थे, वो बंगाल और बिहार में सिमट कर रह गया, वहीं पर वो डायरेक्ट रूल कर पा रहे थे। और साथ में ही इसी टाइम पीरियड में हम देखें तो राष्ट्रकूटा ने भी, है ना, राष्ट्रकूटा के रूलर थे ध्रुव, ध्रुव ने इसको हरा भी दिया था, अ, पाल वंश के जो धर्मपाल है इसको। धर्मपाल स्पेशली बुद्धिज्म के ग्रेट पैट्रॉन थे। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव किया और साथ में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का भी इसने स्थापना किया। तो इसके बारे में इतना ही याद रखना है। फिर देखते हैं देवपाल, जो कि धर्मपाल का पुत्र था। वो भी पाला एम्पायर में, स्पेशली बंगाल रीजन की बात करें तो मोस्ट पावरफुल रूलर था पाला एम्पायर का। और इसने इसने जो अपनी कंट्रोल है वो असम और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक भी बढ़ाया था। और इसके बाद काफ़ी गैप होने लग गया, उसके बाद काफ़ी कमज़ोर शासक आने लगा, लेकिन दोबारा से एक पाल वंश का एक शासक आता है, महीपाल प्रथम, जो पाल वंश को, पाल पावर को दोबारा से रिवाइव करता है 10th सेंचुरी में। और लेकिन इस दौरान राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा इसको हार मिल जाती है। ऐसा भी कुछ इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, जैसे तिरुमलाई इंस्क्रिप्शन में ऐसी बातें रिकॉर्डेड है। जहाँ तक बात करें कल्चरल एस्पेक्ट की, काला पाला की, तो यहाँ पर जो पाला रूलर थे उसके तिब्बत के साथ बहुत क्लोज कल्चरल रिलेशन था। और यहाँ तक कि पाला के जो ट्रेड कांटेक्ट था और कल्चरल लिंक थे वो साउथ ईस्ट एशिया के भी साथ थे। और साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो उसका व्यापार होता था प्रॉफिटेबल था, जिसकी वजह से पाल एम्पायर में और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई थी। एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट भी है, जैसे पावरफुल शैलेंद्र डायनेस्टी हुआ करता था, जो कि रूलर हुआ करते थे मलाया, जावा, सुमात्रा और जैसे रीजन में, या उसका जो नेबरिंग आइलैंड है उस वाले रीजन का एक बहुत बड़ा राजा था वो। लेकिन उसकी उसको बुद्धिस्ट के प्रति बड़ी आस्था थी और उसने अपनी बहुत सारे एम्बेसी को पालाकोट में भेजा, और ताकि उसका मेन मकसद यही था कि वहाँ से हम परमिशन ले सकें कुछ मोनास्ट्री नालंदा में खोलने के लिए, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उसके मठ के निर्माण के लिए उसने कुछ परमिशन लेने के लिए एम्बेसी को भेजा। और उसने रिक्वेस्ट किया पाल रूलर से, स्पेशली देवपाला से, उस समय देवपाला थे, कि आप दान में दीजिए 5 गांव, ताकि ताकि इस मोनास्ट्री का रख रखाव हो सके। तो उसका रिक्वेस्ट ग्रांट कर दिया गया था और इस तरह से इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते भी हो गए थे। लेकिन इसी दौरान आप ये समझ सकते हो कि जैसे ही पाला वंश बहुत आगे बढ़ता है और अंत में पाला वंश को रिप्लेस करता है सेन वंश। स्पेशली सेन वंश बंगाल में ज़्यादा डोमिनेंट रहते हैं और सेन फैमिली बंगाल पर ही रूल करता है पाला के बाद। मतलब पाला को रिप्लेस करता है सेना बंगाल में स्पेशली, और इसके फाउंडर होते हैं सामंत सेन। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, बस लक्ष्मण सेन के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मण सेन एक्चुअल में
वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट राजा इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने लिटरेचर, आर्ट और कल्चर को इनकरेज किया था उसके डेवलपमेंट को लेकर के। और वैष्णव वो धर्म को मानने वाले थे, लेकिन उसके ही दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि रहते थे जिसका नाम है गीत गोविंद, सॉरी जयदेव। जयदेव थे, और वो जयदेव थे वैसे व्यक्ति जिसने गीत गोविंद मतलब पुस्तक लिखा। और ये जो जयदेव थे गीत गोविंद के राइटर, ऑथर, वो फेमस वैष्णव पोएट था बंगाल का, और जयदेव उसके दरबार में रहते थे। और साथ में इसी टाइम पीरियड में 1203 से 1204 एडी के बीच में जो तुर्की के जनरल थे बख्तियार काकी, उसने अटैक कर दिया वेस्ट बंगाल में नवा नवा द्वीप के पास, और खिलजी ने हरा दिया लक्ष्मण सेन को और कैप्चर कर लिया नॉर्थ वेस्ट बंगाल का रीजन। हालांकि ईस्टर्न बंगाल अभी भी सेन के कंट्रोल में था। तो इस तरह से हमने पाला के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। मध्यकालीन इतिहास में त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष में हमने पाल को खत्म कर लिया है। अब प्रतिहारा के बारे में देखते हैं, जिसको हम गुर्जर प्रतिहारा भी कहते हैं। प्रतिहारा वंश के बारे में बात करें तो इसके मुख्यतः 4 रूलर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, जैसे नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम। इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जैसे नागभट्ट वन के बारे में इतना याद रखना है कि फाउंडर है, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर हैं, और स्पेशली इसने अरबों के आक्रमण से वेस्टर्न इंडिया को डिफेंड किया। और नागभट्ट द्वितीय के बारे में याद रखनी है कि नागभट्ट द्वितीय वो वही व्यक्ति है जिसने जो कन्नौज पर चक्रयुद्ध नाम का जो व्यक्ति था उसको हराया, और फिर प्रतिहारा किंगडम की अपनी राजधानी कन्नौज बना लेता है। बात करें मिहिर भोज की, तो मिहिर भोज एक्चुअल में कहा जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा एम्पायर और एक ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ प्रतिहारा डायनेस्टी भी था। इसने अपनी कैपिटल कन्नौज यूपी में बनाया, और लेकिन देवपाल जो पाल शासक के एक बड़े शासक थे उसने इसको हरा दिया। ये विष्णु जी के डिवोटी थे। और हम बात करते हैं महेंद्रपाल की, तो महेंद्रपाल मिहिर भोज का बेटा था, और इसमें कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट बस याद रखना है कि राजशेखर जो कि एक संस्कृत के ग्रेट पोएट थे और ड्रामेटिस्ट थे, और साथ में उसने एक पुस्तक लिखा था कर्पूर मंजरी, कर्पूर मंजरी, और बाल रामायण, और साथ में लिखा था काव्य मीमांसा। और ये महिपाल जो कि भोज का एक ग्रैंड सन था, है ना, ग्रैंड सन मतलब पोता था महिपाल, उसी के दरबार में रहते थे राजशेखर। तो इसके बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ खैर इसके इम्पोर्टेंट ये है कि दंती दुर्ग ने इसका स्थापना किया था, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। और स्पेशली राष्ट्रकूटा की बात करें तो इसने कॉन्स्टेंटली बहुत फाइट भी किया। जैसे जो ईस्टर्न चालुक्य है उनके वेंगी के ईस्टर्न चालुक्य के साथ इसने युद्ध किया था, मतलब जो आज के मॉडर्न आंध्र प्रदेश है वहाँ पर, कांची के पल्लवा के साथ, मदुरई के पांड्या के साथ। इसके कुछ इम्पोर्टेंट रूलर रहे हैं जैसे दंती दुर्ग खुद,
फिर गोविंद थर्ड, अमोघ वर्षा और कृष्ण थर्ड। वन बाय डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दंती दुर्ग, तो ये फाउंडर है राष्ट्रकूटा के। और साथ में यदि हम अमोघ वर्षा की बात करें तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर था इस राष्ट्रकूटा का। और इसी ने कवि राजमार्ग नाम का पुस्तक भी लिखा है, जो कि फर्स्ट कन्नड़ बुक है, जो कि पोएटिक्स है। तो कह सकते हो ये राइटर थे कविराज मार्ग का, जो फर्स्ट कन्नड़ बुक ऑन पोएटिक्स। कृष्ण थर्ड की बात करें तो कृष्ण थर्ड मतलब ब्रिलियंट रूलर की कैटेगरी में ये सबसे लास्ट रूलर थे। और इसने ही लॉन्च किया था एक कैंपेन अगेंस्ट चोला, जो कि तंजौर के चोला के रूलर के खिलाफ किए थे इसने। और साथ में इसने ये चोला किंग को भी हराया था, डिफीट किया था। कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें प्रतिहारा की, तो प्रतिहारा ऐसा माना जाता है कि रिलीजियस व्यू से देखा जाए तो टॉलरेंट था वो। और उसने न सिर्फ सैविज्म, जो शैव धर्म है, शिव जी को मानने वाले हैं, उसी को पैट्रनाइज नहीं किया। शिव जी और जो विष्णु जी है उसको ही पैट्रोनाइज नहीं किया, बल्कि जैनिज्म को भी उसने पैट्रोनाइज किया। और साथ में फेमस रॉक कट जो देख सकते हैं, कैलाशनाथ मंदिर जो शिव जी का है एलोरा में, वो भी राष्ट्रकूटा राजा ही ने इसको बनाया था, कृष्ण प्रथम ने 9th सेंचुरी में। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटा के राजा एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल जो शिव जी के हैं और पत्थर के कटे हुए फेमस रॉक कट है, तो ये इम्पोर्टेंट बात होता है। साथ में अमोघ वर्षा के बारे में माना जाता है कि वो जैन थे, लेकिन उसने अलग अन्य धर्म के बारे में भी उसकी अच्छी विचार थी, आस्था थी। यहाँ तक कि जो राष्ट्रकूटा लोग थे उसके दरबार में न सिर्फ संस्कृत के स्कॉलर थे, इसके अलावा अन्य पोएट्स एंड स्कॉलर भी थे, जो कि प्राकृत भाषा में लिखता हो और किसी अन्य भाषा में भी लिखता हो। यहाँ तक कि राष्ट्रकूटा ने मुस्लिम ट्रेडर को भी सेटल होने के लिए अलाउ किया और उसे परमिशन दिया कि आप इस्लाम को भी अपने डोमिनियन में, अपने क्षेत्र में इसका प्रचार कर सकते हो। और मतलब टॉलरेंट पॉलिसी जो थे राष्ट्रकूटा की, उसने फॉरेन ट्रेड को भी प्रमोट किया और इस तरह से राष्ट्रकूटा बहुत ज़्यादा इनरिच करता है। तो राष्ट्रकूटा के बारे में कुछ यही महत्वपूर्ण बातें थी। जो त्रिकोणीय संघर्ष था उसका मेन कारण क्या था, ये भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल आइडियाज क्या थे। तो राजा के जो दरबार थे, कोर्ट, वो ना सिर्फ पॉलिटिकल अफेयर और जस्टिस का सेंटर था, बल्कि कल्चरल लाइफ का भी सेंटर हुआ करता था। डांसिंग गर्ल और स्किल्ड म्यूजिशियन भी उस कोर्ट में, राजा के दरबार में अटेंड करते थे। सामान्यतः राजा का पोजीशन हेरिडिटरी था, वंशानुगत था, और राजा बहुत सारे मिनिस्टर के द्वारा सलाह दिए जाते थे। राजा बहुत सारे मिनिस्टर से सलाह लेते थे और मिनिस्टर को राजा चुनते थे एक लीडिंग फैमिली से, और उसका पोजीशन भी जनरली हेरिडिटरी हुआ करता था। और एक मिनिस्टर एक से ज़्यादा पोस्ट भी ग्रहण कर सकते थे। विलेज उस समय बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। रिलीजियस टॉलरेंस थे। किंग किसी प्रिस्ट के द्वारा, किसी पुजारी के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा डोमिनेट नहीं होते थे। और रिलीजन जो उस टाइम पीरियड में बहुत एसेंशियल था, पर्सनल ड्यूटी था किंग का कि रिलीजन के बारे में भी थोड़ी सी बात की जाए। रिलीजन इम्पोर्टेंट हुआ करता था।
और जहाँ बात करें कि त्रिकोणीय संघर्ष का मेन कारण क्या था, त्रिकोणीय संघर्ष में पता है कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। इसका मेन कारण जो था वो डिजायर था एक सिटी, कन्नौज सिटी को एक्वायर करने का, क्योंकि वो सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी था। जो उसको प्राप्त करता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सॉवरन है। क्योंकि ये रीजन इंटरमीडिएट फर्टाइल रीजन भी थे और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा धन की इच्छा भी सबको थी। इस वजह से अपनी जो टेरिटरी से उसके आगे जा कर के अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने के बारे में सोचते थे। और इस तरह से इसने तीनों के बीच संघर्ष होता है। और ऐसा भी है कि राष्ट्रकूटा ने पहले प्रतिहार को हरा दिया था अटैक करने के बाद, और हराने के बाद वो डेक्कन रिटर्न हो गए। और जब डेक्कन रिटर्न हो गए तो प्रतिहारा दोबारा रिवाइव करता है और फिर पाला को हरा देता है, और इस तरह से क्रम चलता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटा के बारे में हमने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली, तो ये टॉपिक खत्म हो जाता है। साइड है उसके लार्जर पार्ट को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास डेवलप एंड पावरफुल नेवी भी था, जिसकी वजह से उसने श्रीलंका और मालदीव को भी जीता था। और इसका इम्पैक्ट यहाँ तक कि साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ कंट्री तक था। और इसके स्ट्रांग नेवी इनको बहुत बड़ा हेल्प किया इसके साम्राज्य विस्तार में। इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूलर होगा विजयालया। तो विजयालया ऐसा माना जाता है कि मेडाइवल चोला के फाउंडर हैं, और एक्चुअल में पल्लवा के फ्यूडेटरी थे। मतलब पल्लव वंश के पल्लव के टाइम में सामंत थे, और फिर अपना साम्राज्य स्थापित करता है विजयालया। और विजयालय जो साम्राज्य स्थापित करता है दैट इज कॉल्ड चोल, और इसने तंजौर को भी कैप्चर करता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण शासक आते हैं आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम सबसे पहले क्या करता है कि पल्लव की मदद से पांड्या को हरा देता है, और फिर जिसने इनको हेल्प किया था, मतलब पल्लवों ने हेल्प किया था, तो पल्लव को ही जाकर फिर से हरा देता है। ये धोखा हो जाता है भाई। फिर एक शासक आते हैं और उसका नाम होता है प्रथम पारंतका। पारंतका फर्स्ट, और वो मदुरई को कैप्चर कर लेता है और टाइटल लेता है वो मदुरान टका। मदुरान टका का मतलब जो मदुरई को डिस्ट्रॉय करता है, करने वाले, डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुरा। और दूसरा टाइटल होता है मदुराई कोंडा, मतलब कैप्चरर ऑफ मदुरई। और साथ में वो पांड्या और श्रीलंका के जो किंग थे उनको वेल्लूर के बैटल में कंबाइंड आर्मी को हराता है ये। लेकिन राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण थर्ड उसको हरा देता है। फिर इसके महत्वपूर्ण राजा होते हैं इस चोला एम्पायर के राजा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चोला रूलर होते हैं, और चोला पावर जो पिक पर पहुंचता है इसी के टाइम पीरियड में पहुंचता है। और ये जो शासन करते हैं इसी नाम से राजा टाइटल को एज्यूम करके शासन करते हैं। इसने चेर नेवी को डिस्ट्रॉय कर देता है, और तिरुवनंतपुरम पर ये चेरा नेवी होती है, वहीं पर वो इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और साथ में इसने मदुरई को कैप्चर करता है, और पांड्या किंग को भी कैप्चर कर लेता है।
यहाँ तक कि इसने श्रीलंका को भी इन्वेड किया। तो इसका और साथ में इसने अनुराधापुर को डिस्ट्रॉय कर दिया, और नदन पार्ट अपने अंपायर के टाइम में अपने नदन पार्ट को भी एनेक्स किया था। तो नदन पार्ट पर भी इसने बहुत सारे हिस्सों पर युद्ध लड़के उसको अपने कब्जों में कर लिया था। गंगा किंगडम के नॉर्थ वेस्ट पार्ट को भी इसने अनेक्स किया था, जो कि नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका का रीजन पड़ता है। और इन्हीं चोला एम्पायर में एक महत्वपूर्ण राजा होता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम वो जो राजा राजा की एनेक्सेशन की पॉलिसी थी, हड़पने की नीति, बहुत सारे साम्राज्य विस्तार करने की नीति, उसको कैरी फॉरवर्ड करता है और पांड्या और चेरा कंट्री को पूरी तरह से वहाँ से ख़त्म कर देता है, और उस साथ में वो श्रीलंका को भी जीतता है और श्रीलंका पर विजय कंप्लीट करता है। राजा राजा और राजेंद्र प्रथम की एक उसकी विक्ट्री को आप इस तरह समझ सकते हो कि उसने विक्ट्री अपनी जो जीत थी उसके उपलक्ष्य में शिव और विष्णु के मंदिर, बहुत सारे शिव और विष्णु के मंदिर खड़ा किए थे। उनमें से जो मोस्ट फेमस है राजा राजेश्वर टेम्पल, जो कि तंजौर में है। और चोला रूलर्स की बात करें तो चोला रूलर्स में राजेंद्र प्रथम काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। इसके अलावा एक मोस्ट रिमार्केबल पॉइंट ये है जानने वाली राजेंद्र प्रथम के बारे में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में उसने कलिंग से लेकर, है ना, कलिंग से बंगाल की दिशा में उसने मार्च किया था, जिसमें चोला आर्मी गंगा को भी पार कर गई थी और वहाँ के जो 2 लोकल राजा थे उसको हराया था। उसका जो ये एक्सपेडिशन था वो एक्चुअली में चोला जनरल के द्वारा लेड किया गया था। लगभग माना जाता है कि 1022 AD में ये हुआ था, और उस दौरान बिल्कुल सेम रूट को फॉलो किया गया था, जिस रूट को ऐसा माना जाता है कि ग्रेट विजेता जो महान कन्करर समुद्रगुप्त ने फॉलो किया था, उसी रूट पर इसने भी चला था। तो एक बहुत बड़ा ये साम्राज्य विस्तार करने की कोशिश थी राजेंद्र प्रथम की, और चोला के ये महत्वपूर्ण राजा होते हैं जो समुद्रगुप्त के मार्गों पर चलने वाले थे। और साथ में इसी कड़ी में राजेंद्र प्रथम एक टाइटल भी एज्यूम करता है, क्योंकि वो गंगा का क्रॉस करके विजय हासिल करता है। तो वहाँ पर एक नाम इसने एक टाइटल एज्यूम करता है, दैट इज कॉल्ड गंगाई कोंडा चोलम, मतलब गंगा को जीतने वाली। और उसने एक नई कैपिटल, है ना, कावेरी नदी के जो मुहाने हैं उस पर एक नई कैपिटल, नई राजधानी बसाता है और उसका नाम देता है गंगाई कोंडा चोलापुरम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात रही है। इसी संदर्भ में एक पॉइंट और याद रखना है कि जो शैलेंद्र रूलर थे मलाया, जावा, इंडोनेशिया रीजन में, वो जैसा कि मैं पता है पहले जान चुके हैं कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को बिल्ड करने के लिए पहले भी पाल डायनेस्टी में आया था, पाला के टाइम में, और यहाँ पर चोल डायनेस्टी में नागपट्टनम में, और ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को बनाता है। और उस समय राजेंद्र प्रथम कुछ गांव को दान में देते हैं उसको रख रखाव के लिए। चोला नेवी बहुत स्ट्रांग था एरिया में, और कुछ समय तो ऐसा भी कहा जाता है कि पूरे बंगाल की खाड़ी पर उसका कंट्रोल हुआ करता था,
और वो कन्वर्टेड हो गया था चोला लेक। बे ऑफ बंगाल को हम चोला लेक कहने लग गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा उसका स्ट्रांग पोजीशन था उस समय। तो ये तो चोला एम्पायर में राजाओं के बारे में हमें डिस्कशन कर लिया। अब देखते हैं चोला गवर्नमेंट। चोला गवर्नमेंट की बात करें तो जो किंग था, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था इन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी ऑथोरिटीज थे वो सभी उसी के हाथ में थे। और उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थे ताकि उसको एडवाइस दे सके राजा को। और प्रायः होता ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है वो घूमने के लिए भी जाया करता था, और ताकि उसको देख सके कि किस तरह से चल रहा है काम। चोला बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करता था, उसमें एलिफेंट भी थे, कैवेलरी भी थे और इन्फेंट्री भी थी, पैदल सेना, हाथी और फिर रथ। ये सॉरी मतलब फिर से देखते हैं। चोला एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करता था जिसके अंदर हाथी होते थे, एलिफेंट, कैवलरी मतलब घुड़सवारी, घोड़े वाला सैनिक, और तीसरा इन्फेंट्री मतलब पैदल सैनिक। ये तीनों एक बहुत बड़ा एक लिम्ब का काम करता था आर्मी का। थ्री लिम्स ऑफ द आर्मी का इसको कहा जाता था। जैसा कि हम जान चुके हैं कि चोला के पास एक स्ट्रांग नेवी था, और स्ट्रांग नेवी होने की वजह से पूरे मालाबार और कोरोमंडल कोस्ट में डोमिनेट करता था। और जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि ये कभी तो किसी टाइम में इंटायर बे ऑफ बंगाल पर अपना डोमिनेंस रखता था। चोला रूलर्स एक नेटवर्क भी तैयार करता है रॉयल रोड्स का, जो कि ट्रेड के लिए बहुत यूज़फुल होता है और साथ में आर्मी के मूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। चोला रूलर ने इरिगेशन पर भी अच्छा खासा अपना अटेंशन दिया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय हम देखें, वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर encouragement to local self-government in the village all over their empires। चोला की ही देन है उस समय कि उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। तो बहुत बड़ी बात थी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को विलेज में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इनकरेज करना बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पीरियड में। ऑलमोस्ट हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं, बस अब लास्ट हम देखते हैं कल्चरल लाइफ चोला का। तो कल्चरल लाइफ की बात करें तो चोला के टाइम पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर जो साउथ में स्टार्ट हुआ था वो अपने क्लाइमेक्स पर था चोला के टाइम में, मतलब अपने सबसे टॉप पोजीशन में था। और जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था जो कि इस टाइम पीरियड में आता है, उस आर्किटेक्चर स्टाइल को कहते हैं द्रविड़। क्योंकि ये लार्जली साउथ इंडिया में ही ये पूरा पूरा कन्फाइंड था, और स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को नाम दिया गया द्रविड़। चोला पीरियड की हम बात करें और स्पेशली हम द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के ईयरलीस्ट एग्जाम्पल की बात करें 8th सेंचुरी में, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कांचीपुरम का कैलाश नाथ मंदिर है। और इस टाइम पीरियड में ये जो टाइम पीरियड है 900 टू 1200 बीसी के बीच में, ये वह टाइम पीरियड है जहाँ पर मूर्ति कला, आर्ट ऑफ स्कल्पचर
उसने भी अपने हाई स्टैंडर्ड को अटेंड करता है साउथ इंडिया में। और उसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो कि एक जायंट स्टैचू बनाया गया है गोमतेश्वर का। कहाँ? श्रवणबेल गोला, कर्नाटक में। और इस स्टैचू को, जो स्टैचू है गोमतेश्वर, इसका नाम बाहुबली भी है। और इसकी जो हाइट है 17.5 मीटर की, और मोनोलिथिक स्टैचू है। और ऐसा कहा जाता है कि ये फ्री स्टैंडिंग मोनोलिथिक स्कल्पचर के मामले में ये टॉलेस्ट है इन पूरे वर्ल्ड में, सबसे लंबा ये है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि ये अ, चामुंडा राजा चामुंडा राय के ऑर्डर पर इसको बनाया गया था, जो कि गंगा किंग राजमल के टाइम में ये मिनिस्टर हुआ करते थे। और साथ में एक एक और पॉइंट में याद रखनी है कि जो डांसिंग फिगर है शिवा का, जिसको नटराज कहते हैं, वो पर्टिकुलरली ब्रॉन्ज का स्पेशली बात करें तो वो कहा जाता है मास्टरपीस है इस टाइम पीरियड का। तो ऑलमोस्ट हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो इस तरह से ये चोला डायनेस्टी, चोला एम्पायर और 900 से 1200 एडी के बीच का टाइम पीरियड कवर हो जाता है। को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था 1194 में चंदावर के युद्ध में। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम चौहान वंश। चौहान वंश में बहुत सारे राजा आए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण राजा जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो होगा पृथ्वीराज थर्ड, जो 1177 से लेकर के 1192 के बीच में इसका शासन काल रहता है। और इसका जयचंद्र के साथ, जो कन्नौज के जयचंद्र थे, इनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं था। इसके साथ युद्ध भी हुए हैं, क्योंकि इसके साथ दुश्मनी था, है ना। तो ऐसा ही कहा जाता है कि जयचंद्र ने एक स्वयंवर ऑर्गेनाइज किया था अपनी बेटी की शादी के लिए, और उसकी बेटी का नाम था संयोगिता। लेकिन उसमें सभी राजा को इनवाइट करता है, पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं करता है। फिर भी पृथ्वीराज चौहान उसकी बेटी को भगा ले जाने में बलपूर्वक सफल होता है, और इस वजह से दोनों में दुश्मनी हो जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें वहाँ पर चलती हैं। इसके अलावा हम पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये बातें याद रख सकते हैं कि इसी 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 के थीम पर, मतलब पृथ्वीराज के नाम से दो पुस्तकें भी लिखी गई है। उसके कोर्ट के दरबारी ने लिखा है। उसके कोर्ट पोएट थे जयंकार, जिसने लिखा है पृथ्वी राज विजय नाम का पुस्तक लिखा है। एक ग्रेट पोएम है, ये पोएम एक्चुअल में है। और चंदवरदाई, जो कि उसी के पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे कवि, उसने लिखा है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज चौहान ने 2 युद्ध भी लड़ा है मोहम्मद गौरी के साथ। प्रथम जो युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी के साथ 1191 में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा देता है। और दूसरा युद्ध होता है 1192 में, बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। उसको पकड़ के जेल में बंद किया जाता है और बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस तरीके से प्रथम बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हारता है, पृथ्वीराज चौहान जीतता है और मोहम्मद गौरी हारते हैं। और फिर मोहम्मद गौरी को वो जीवन दान देता है। तो दोबारा से सेकेंड बैटल ऑफ तराइन होता है, जिसमें बदला लेने के लिए जयचंद्र ने उसको साथ देता है। और इस तरह से जयचंद्र के धोखे की वजह से ये पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है 1192 में सेकेंड तराइन युद्ध में। और इस तरह से मुस्लिम शासन की स्थापना का एक स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है।
और लेकिन 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी हरा देता है, उसकी हत्या कर देता है। तो इस तरह से हमने मुख्य मुख्य जो राजपूत स्टेट थे उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब हम आगे इसके बारे में थोड़ा सा चंदेल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चंदेल के बारे में ऐसा कहा जाता है, चंदेल के बारे में, कि वो ग्रेट बिल्डर थे। और खजुराहो टेम्पल जो मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, उसमें उन्हीं के बनाने का योगदान कहा जाता है कि उन्हीं का योगदान है इस बिल्डिंग में। और खजुराहो की बात करें, मध्य प्रदेश का खजुराहो, तो जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित हैं। यहाँ तक कि यशोवर्मन बिल्ड किया था, जो कि चंदेल राजा थे, एक बहुत बड़ा मतलब खजुराहो में एक मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर बिल्ड किया था, जिसको जिसको कहा जाता था चतुर्भुज टेम्पल। तो चतुर्भुज टेम्पल खजुराहो में बहुत विशाल है, जिसको चंदेल राजा यशोवर्मन ने बनवाया था। और उस चतुर्भुज मंदिर जो है, उसके अंदर विष्णु जी के मतलब मूर्ति लगाए गए हैं। थोड़ी सी बात हम कलचुरी वंश की भी कर लेते हैं। कलचुरी वंश के बारे में बस इतना सा याद रखनी है कि कलचुरी वंश के जो प्रथम और रियल संस्थापक थे, काकाला प्रथम के रूप में थे। और इसके एक फेमस पोएट राजशेखर उसके दरबारी थे। और ये कलचुरी वंश की जो राजधानी थी त्रिपुरी, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के नज़दीक में पड़ता है ये। अब हम बात कर लेते हैं नागरा स्टाइल टेम्पल की। तो देखिए, जब हम बात करें 10th और 12th सेंचुरी के बीच की, तो इस टाइम पीरियड में जो नॉर्थ इंडिया में बिल्डिंग एक्टिविटी की बात किया जाए, स्पेशली टेम्पल की, तो अपने क्लाइमेक्स में था। यहाँ बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हो रहे थे 10वीं से 12वीं सेंचुरी के बीच में नॉर्थ इंडिया में। और टेम्पल कंस्ट्रक्शन का जो स्टाइल था, जो कि प्रोमिनेंस में आया नॉर्थ इंडिया में, उसको नागरा स्टाइल कहा गया। और साउथ इंडिया में हम जैसा कि पता है, टेम्पल आर्किटेक्चर को स्टाइल को कहते हैं द्रविड़। इसमें बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे खजुराहो मध्य प्रदेश का जो है वो इसी नागरा स्टाइल से बनाया गया है। साथ में उड़ीसा में बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में देखने को मिलता है। 11वीं सेंचुरी का ये मंदिर है, लिंगराज मंदिर, शिव भगवान को समर्पित। और साथ में सन टेम्पल जो कोणार्क में है उड़ीसा में, 13वीं शताब्दी का, ये भी इसी नागरा स्टाइल का बना हुआ टेम्पल आर्किटेक्चर है। और इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, उड़ीसा के पुरी में, वो भी इसी स्टाइल का मतलब टेम्पल है। तो इस तरह से हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट खत्म कर लिए। हज्जाज, और वो सिंध पर आक्रमण करता है और दाहिर को मार देता है। और ये युद्ध होता है ब्राह्मणबाद का युद्ध कहलाता है। ब्राह्मणबाद में बैटल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राह्मणबाद का युद्ध। और इस तरह से 712 एडी में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन होता है इंडिया में अरबों का, और वो व्यक्ति होते हैं मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद से ही सिंध पर कंटिन्यू आक्रमण होता रहा। अरबों का कंट्रोल जारी रहा, लेकिन वो आगे इंडिया में
नहीं बढ़ पाए, अरब से आगे, ये सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि जो वेस्टर्न इंडिया में प्रतिहारा किंगडम जो पावरफुल था, उसकी वजह से सिंध के आगे अरब जाने में कामयाब नहीं हुए हैं। हम बात करें तुर्क इन्वेजन की, तो फर्स्ट तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गजनबी का था, और मोहम्मद गजनबी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, और बहुत सारे धन भारत से सोने चांदी लूट कर लिए गए थे। लेकिन उनमें से 1025 में उसने अटैक किया था हिंदू टेम्पल सोमनाथ जो गुजरात में है उस पर, और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था 1026 में। तो ये 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गजनवी ने भारत में, और फर्स्ट तुर्क थे जिसने इन्वेजन किया था। सेकेंड तुर्क इन्वेजन है वो मोहम्मद गौरी, जो कि दूसरी बार कोई तुर्क ने भारत में आक्रमण करता है, और एक्चुअल में मोहम्मद गौरी को ही भारत में मुस्लिम डोमिनियन का स्थापना का श्रेय जाता है। मतलब मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है, और ये फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल भी है इंडिया में। अब क्वेश्चन है कि ये सारे के सारे क्या कारण थे जो तुर्क लोग भारत में सफल हो रहे थे आक्रमण करके उसको हराने में। एक्चुअल में उस टाइम पीरियड में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में था राजपूता, उसके अंदर यूनिटी की कमी थी, उसके ऑर्गेनाइजेशन टूटे फूटे थे, उसमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, राजपूत बहुत छोटे छोटे थे और स्कैटर्ड थे, और साथ में तुर्क जो थे वेल ऑर्गेनाइज थे, और उसने राजपूता जिसके अंदर खुद में ही मनमुटाव था, युद्ध चलते रहते थे, और उसके अंदर जो म्यूचुअल कोऑपरेशन का कमी था उसका एडवांटेज लेता है और भारत पर आक्रमण करता है, और अंततः वो भारत से काफ़ी कुछ लूट करके ले जाता है, और मोहम्मद गौरी इस तरह से मुस्लिम सत्ता की स्थापना कर देता है, और मोहम्मद गौरी को ही मुस्लिम सत्ता स्थापना का श्रेय तो जाता ही है, साथ में दिल्ली सल्तनत प्रारंभ करने का एक नींव जो रखा गया है मोहम्मद गौरी के द्वारा ही रखा गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट, हम दिल्ली सल्तनत में आते हैं। 1206 AD से जो स्टार्ट हो जाता है, तो वो मेन हमारा मध्यकालीन भारत का पार्ट होगा, तो उसमें हम बात करेंगे।